Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing first Mughal Emperor बाबर। तो इस वीडियो में हम बाबर की लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट किस्से समझेंगे और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सवाल बन सकते, क्या क्या लड़ाइयां बाबर ने लड़ी एंड बाबर के साथ एसोसिएटेड बाकी सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में एंड 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। बाबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, बाबर के फादर के बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये गवर्नर थे फरगना के फ्रॉम 1469 टू 1494। तो उमर शेख मिर्जा की संतान थी बाबर। तो अपने फादर के बाद जाने के बाद इनको ऑब्वियसली फरगना मिलना था। तो बाबर गद्दी पे बैठे फरगना की 12 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद। सेंट्रल एशिया की उस टाइम की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थी। खासकर युजबेक से इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती रही। बाबर को बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने पड़े नोबिलिटी से ही। तो बाबर के लिए शुरुआत का दौर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। बाबर फरगना की जो कैपिटल थी अशिकेंत में 12 साल की उम्र में गद्दी पे बैठता है और 2 साल के अंदर समरकंद पे भी कब्जा कर लेता है। लेकिन बाबर के साथ ऐसा था कि एक जगह को पकड़ने जाता था, दूसरी जगह हाथ से निकल जाती थी। तो समरकंद को तो कब्जा कर लेता है, पर इस चक्कर में उसके हाथ से फरगना निकल जाता है, समरकंद भी हार जाता है। तो बाबर की लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज रही हैं शुरुआत के दौर में। बाबर 1501 में फिर से कोशिश करता है दोनों एरिया को इकट्ठा करने की, कब्जा करने की, लेकिन मोहम्मद शाहबानी खान के अंडर में उसको हार मिलती है, जो कि एक युजबेक लीडर था जो कि आगे भी परेशान करता रहेगा, मोहम्मद शाहबानी खान। 1504 आते आते काबुल पे कब्जा होता है, जो कि उस टाइम पे अंडर द रूल था अब्दुल रजाक मिर्जा के। तो बाबर ने सफाविद रूलर इस्माइल वन के साथ दोस्ती स्टैब्लिश की और उसके बाद ये काबुल पे कब्जा किया। ये सफाविद रूलर्स के साथ इनकी दोस्ती काफी ज्यादा आगे काम आने वाली है, मुगलों के काफी ज्यादा काम आने वाली है ये सफाविद रूलर्स के साथ दोस्ती। जैसे कि हम सबको पता है हुमायूं के, जब हुमायूं को निकाल दिया गया था तो हुमायूं की मदद की थी इसी सफाविद रूलर्स ऑफ ईरान ने, जिसका नाम था तामसपुवन। तो इस पूरे बैकग्राउंड में सफाविद रूलर्स के साथ मिलने के बाद एरिया को दोबारा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हार जाता है। सो बाबर के इस शुरुआत के दौर में एक चीज क्लियर निकल के आती है कि बाबर की किस्मत अच्छी नहीं थी और बाबर को एक और चीज समझ में आने लग गई थी कि इस एरिया में उसके लिए अब और बहुत कुछ बचा नहीं है। समरकंद को 3 बार हारता है। अब बाबर का फाइनल आइडिया बनता है, इंटेंशन बनती कि अब इंडिया पे हमला किया और सफाविद और ओटोमन एम्पायर से मदद लेते हुए इंडिया की तरफ चलता है। पहले वो 1517, 1518, 1519 में भी इंडिया के अलग अलग एरिया में पहुंचता है, चेनाब नदी तक पहुंचता है। पर सिचुएशन का उसको फायदा तब मिलता है जब दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब का गवर्नर था, वो एडवर्सरी टर्म्स एंड कंडीशन पे चल रहा था इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली का सुल्तान है। तो दोनों अफगान चीफ से, लेकिन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही एंड मेवाड़ के राजा राणा सांगा वो भी एक मौके की खोज में है कि कैसे इब्राहिम लोधी को रिमूव किया जाए। और शायद ये कैलकुलेशन रही होगी कि बाबर आएंगे तिमूर की तरह, इब्राहिम लोधी को हराएंगे और वापस लूट के चले जाएंगे और एक मौका मिलेगा राणा सांगा को, मेवाड़ के राजा को, कि वो एरिया पे अपना इंफ्लुएंस बढ़ा सके और दिल्ली पे कब्जा कर सके। तो एक तरफ पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी की तरफ से बुलावा गया और एक तरफ राणा सांगा की तरफ से बुलावा गया। अब इसमें एक वर्जन ये भी है कि बहुत सारे स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस ये कहते हैं
कि बुलावा एक्चुअली में जो लेटर बाबर की तरफ से आया था, ना कि राणा सांगा की तरफ से गया, क्योंकि राणा सांगा बहुत पावरफुल थे। तो अलग अलग वर्जन है। तो 1526 में ये दोनों मिलते हैं इन बैटल ऑफ पानीपत। दोनों की अगर आर्मी को कंपेयर करें, इब्राहिम लोदी की आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सोल्जर, लेकिन बाबर की आर्मी में कुल 12,000 सोल्जर। बाबर कुछ टेक्निक्स इंप्लॉय करता था, जैसे कि वो अपने प्रोटेक्शन की जो शील्ड बनाता था, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता था कैवेलरी की मदद करके, और कुछ टेक्निक इस्तेमाल करता था जिसका नाम था तुलुगमा और अराबा टेक्निक। ये टेक्निक्स का जवाब इब्राहिम लोदी के पास नहीं था। कैनन्स का इस्तेमाल किया, रूमी वॉरफेयर का मेथड इस्तेमाल किया जो कि ओटोमन से सीखा था। तो बाबर की ये सारी यूनिक टेक्निक्स की वजह से वो 12,000 लोग 1 लाख सोल्जर्स पे भारी पड़े और बाबर जीता। बाबर जीता पहला बैटल ऑफ पानीपत और एक नए युग की शुरुआत हुई। अब दिल्ली पे कब्जा हो रहा था तुर्कियों का, यानी बाबर का। बाबर के बारे में एक चीज और जान लीजिएगा कि बाबर की जो एंसेस्ट्री है, उसके बारे में एक यूनिक फैक्ट ये निकल के आता है कि वो डिसेंडेंट था तिमुर का और गेंगीज खान का। तिमुर अपने फादर की साइड से और गेंगीज मदर की साइड से। बाबर को पोस्टहुमस नेम फिरदौस मकानी दिया गया है, ड्वेलिंग इन पैराडाइज। तो बाबर पानीपत के बाद अभी उसके लिए लड़ाई बची थी। मेवाड़ के राजा राणा सांगा, उनसे लड़ाई लेना बाकी था। और इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया था, लेकिन और बहुत सारे अफगान्स थे जो अभी भी एक्टिव थे। तो एक एक करके लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है राणा सांगा ऑफ चित्तौड़, मेवाड़ के राजा, जिनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था राजस्थान और मालवा के इलाके में। और यहां पे भी जो बाबर की मिलिट्री टेक्निक्स थी, उसकी वजह से बैटल ऑफ खानवा में जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने होती हैं, तो जीत होती है बाबर की। बाबर के लिए ये विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री थी। यहां पे बाबर ने इसको लड़ाई साबित किया एज अ बैटल ओवर इनफिडल्स। रिलीजन का इस्तेमाल किया इस लड़ाई में। एक बहुत बड़ा एलिमेंट था रिलीजन का इस्तेमाल करना, रिलीजन एंगल देना, मुस्लिम वर्सेस हिंदू की लड़ाई करना बाबर की तरफ से। इस लड़ाई के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बैटल थी वो मेदिनी राय से थी। मेदिनी राय जो कि राणा सांगा के साथ भी लड़ते थे, तो मेदिनी राय काफी ज्यादा एक्टिव थे। इनके साथ जो बैटल हुआ वो अगले साल हुआ 1528, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें भी बाबर जीते। देन 1529 में मोहम्मद लोदी, जो कि लोदी परिवार से ही बिलोंग करते थे, इब्राहिम लोदी के भाई थे, इनको वहां के अफगान्स अपना नेता मानते हैं और डिसाइड करते हैं कि लड़ाई होगी। एक तरफ से और भी काफी सारे अलग अलग प्लेयर्स थे जो इन्वॉल्व थे, लेकिन मेजर प्लेयर्स जो इन्वॉल्व थे उसमें थे मोहम्मद लोदी, और इनके पीछे थे पूरे अफगान्स। और ये दोनों मिलते हैं घग्गर नदी के किनारे बैटल ऑफ घग्गर में 1529 में, और इसमें भी जीत होती है बाबर की। सो बाबर इंडिया में आके 4 लड़ाइयां लड़ते हैं और उसके 1 साल के अंदर ही बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। सो ये बाबर के साथ जुड़े हुए किस्से थे। बाबर के बैटल्स को याद रखने का तरीका है, बाबर आया, पी के चला गया। नशा बहुत करते थे, अफीम, बहुत बड़ा अफीमची था बाबर। तो पी मतलब पानीपत, के मतलब खानवा, सी मतलब चंदेरी, एंड जी मतलब घग्गर। पानीपत में इब्राहिम लोदी, खानवा में राणा सांगा को हराया और टाइटल लिया गाजी का, चंदेरी में मेदिनी राय को हराया, और घग्गर में महमूद लोदी को हराया। विक्ट्री के कारण क्या थे? उनके मास्टर गनर उस्ताद अली और मुस्तफा, और उनकी गन पाउडर का इस्तेमाल करना, कैवेलरी और आर्टिलरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, जिनका नाम था तुलुगमा और अराबा। बाबर ने अपना खुद का काउंटर लिखा जिसको कहते हैं बाबरनामा, जिसको लिखा चागाताई तुर्की भाषा में, जिसको बाद में पर्शियन और अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। बाबर एक इनक्रेडिबल स्टेट्समैन था। वो उसके काफी सारे अचीवमेंट,
अपने फेलियर्स को छुपाता नहीं है, लेकिन बाबर का एक एंगल ये भी है कि वो रिलीजन के नाम पे वॉरफेयर करता है। और बाबर के साथ एसोसिएटेड एक और फैक्ट है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। स्कॉलर था, पर्शियन अरेबिक भाषा जानता था, फ्लोरा एंड फौना में भी काफी इंटरेस्ट था। तो उसकी मृत्यु हुई 47 ईयर की उम्र में, 47 साल की उम्र में, ऑन 5 जनवरी। और उसके बाद गद्दी पे बैठा हुमायूं। शुरुआत में उसको बरी किया गया आगरा में, पर उसकी विशेष के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से काबुल में बाग बाबर में जाके दोबारा से दफनाया गया, समवेयर बिटवीन 1539 से 1544। ये बाग बाबर का कंस्ट्रक्शन बाबर के टाइम पीरियड में ही स्टार्ट करवा दिया था उसने। ये उसकी इच्छा थी काबुल में जाके उसको दफनाया जाए। एक और एसोसिएटेड फैक्ट है जो कि ये बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में जो ढांचा था, विवादित ढांचा, ऐसा माना जाता है कि बाबर का एक कमांडर था मीर बाकी, उसके कहने पे ये बनाया गया था। और 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोला कि आप इस एरिया का सर्वे करिए, ताकि पता चल सके कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या था, मंदिर था, मस्जिद था, क्या इसका बैकग्राउंड था। और इसका बैकग्राउंड जाता है बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में, कि जब एक बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिराया गया था इस बिलीफ के साथ कि ये ढांचा मस्जिद का नहीं, इसके अंदर हमारे रामलला बसते। तो ये इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट ने बोला था कि आपको ये सर्वे करना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बोला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बहुत एक्सटेंसिव सर्वे किया, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, और ये पता चला कि 10th सेंचुरी में यहाँ एक टेम्पल था और उसके ऊपर मॉस्क बनाया गया। और भी बैकग्राउंड में और नीचे एक्सकवेशन किया तो पता चला कि उससे पहले शुंगा सबसे पहले, फिर कुशंस और अलग अलग सीरीज आई। और 10th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे एक मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको हटा के बाद में बाबर के टाइम पीरियड में ये मस्जिद बनाई। तो ये कंक्लूड हो गया और ये आर्कियोलॉजिस्टों ने बोला कि हाँ जी इसके अंदर मंदिर था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है बाबरी मस्जिद का अयोध्या में, ये हिंदूज को दिया जाएगा और मुस्लिम्स को एक सेपरेट लैंड दे दिया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो एसोसिएटेड था बाबर के साथ, बाबरी मस्जिद। उसके अलावा हमने बाबर के साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक सिंपल सा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, बाबर ने पहले बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, राणा सांगा या मेदिनी नायक? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे हम हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी। थैंक यू एवरीवन।